हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, मैं हर दिन आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं। आप लोगों के साथ साथ इसके साथ साथ आप लोगों की हिंदी की क्लासेस भी आ रही है, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और आपको करंट अफेयर की क्लास कैसी लगती है ये भी आप कमेंट करके बताया करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज है 29 मई और 29 मई की जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। पीडीएफ के लिए मैं आपको डेली बताता हूं कि इसका पीडीएफ जो है ये आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या ज्ञानकोश ऐप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं आज का दिवस क्या है। तो आज है 29 मई और आज का जो दिन है वो अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का जो दिन है ये अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो सारी आसान सी जानकारियां थी। अब मैं बात करता हूं कि ये 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। क्योंकि इसी दिन 29 मई को ही 1953 में 29 मई को ही दो व्यक्ति सबसे पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े थे। एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन कौन दो व्यक्ति थे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो नेपाल के कौन थे? तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो थे नेपाल के थे। उनके साथ में न्यूजीलैंड देश के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो थे वो दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो कि 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 29 मई को चढ़े थे। उनकी स्मृति में ही यह दिवस जो है ये मनाया जाता है। मैं आपसे बात करता हूं, देखिएगा इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 2008 में, वर्ष 2008 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। अब इतनी सी जानकारियां तो यहां से मिली, लेकिन आप लोग ये समझिएगा इसके साथ साथ आपके दो तीन प्रश्न और भी आते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है। माउंट एवरेस्ट तो विश्व में नाम हो गया, लेकिन नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा के नाम से जानी जाती है। साथ साथ में इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा जो है वो इसका कहां का नाम है? उसका तिब्बत का नाम है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखिएगा 8,848 मीटर की ऊंचाई है इसकी, 8,848 मीटर की। लेकिन पिछले वर्ष जो आपका शोध हुआ है उसके अनुसार इसकी जो ऊंचाई है वो अब 0.86 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ गई है। इसके बाद हम अब इसकी जो कुल ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की वो पढ़ते हैं 8,849 मीटर। ये बात आपने समझनी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई है? 0.86 सेंटीमीटर बढ़ गई। उसके बाद देखिएगा कि अब मैंने आपसे, अगर आपको याद हो तो 5-6 दिन पहले की वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि भैया कि कामी रीता शेरपा कौन है? कामी रीता शेरपा वे व्यक्ति हैं जो एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कुल 25 बार चढ़े हैं। 1994 से लेकर के 2021 के बीच, 1994 से लेकर के 2021 के बीच वे 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, जो कि सर्वाधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड भी है। कहां के हैं वे नेपाल के हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपने यहां से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया केवल और केवल 29 मई आज के दिन की कुछ करंट अफेयर, आज के दिन के दिवस के बारे में। अब मैं आपसे एक एक करके प्रश्नों पे चर्चा करता हूं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक जो है कुश्ती में जो एम्पायरिंग करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने? जो अब आपका जो ओलंपिक होगा टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है, वहां पर पहले व्यक्ति ऐसे जो कि भारत की तरफ से वहां पर एम्पायरिंग करेंगे। एम्पायरिंग कौन करेंगे? तो देखिएगा अब 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने देखिएगा कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एम्पायरिंग करेंगे। तो अब है अशोक कुमार, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अशोक कुमार। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। लेकिन ये सारे व्यक्ति कौन है? ये सारे भी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत को पदक दिलाए हैं। देखिएगा केडी यादव जो सबसे पहले स्वतंत्र होने के बाद 1952 में जिसने पदक दिलाया था, उसके बाद में सारे ही पदक विजेता है। देखिएगा
बात करते हैं केडी यादव की। कौन है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्र होने के बाद जिस व्यक्ति ने पहले बार भारत को ओलंपिक मेडल दिलाया था 1952 में, वो कौन थे? उनका नाम था केडी यादव। रेसलिंग में कुश्ती में, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला पदक किसने दिलवाया था? नॉर्मन जो है प्रेचार्ड ने पहला पदक दिलवाया था। ये उस समय दिलवाया था 1900 में, जब भारत जो था अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजों का अधीन था, उस समय दिलवाया था 1900 में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? ये भारोत्तोलन मतलब वजन जो आप उठाते हैं उसमें भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला है, ठीक है। तो ये बात आपने समझनी है। कब जीती थी? सिडनी ओलंपिक्स में भारत को पदक दिलाया था इन्होंने सन 2000 में इन्होंने भारत को पदक दिलवाया था, ठीक है। तो ये जानकारियां मैंने यहां से दी। अब बात करते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, अशोक कुमार पहले एम्पायरिंग करने वाले व्यक्ति बने हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा उनका नाम घोषित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि उनके नाम की घोषणा किसने की है, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू मतलब कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा उनके नाम की घोषणा करी गई है। इसके बाद में ये समझिएगा कि वे लगातार दूसरे ओलंपिक में एम्पायरिंग करेंगे। कौन से ओलंपिक में? इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी उन्होंने एम्पायरिंग करी थी। उसके बाद में देखिएगा, पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली फोर्थ एम्पायर, क्योंकि एम्पायरिंग की जब बात करेंगे तो आपसे दो प्रश्न और भी बनेंगे कि क्रिकेट मैच की अगर मैं बात करूं, तो हॉकी की रेसलिंग की बात करी है हमने। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली फोर्थ एम्पायर कौन बनी थी, तो क्लेयर पोलोसाक बनी थी। उसके बाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सिडनी में मैच हुआ था उसमें उन्होंने फोर्थ एम्पायर की भूमिका निभाई थी। कहां की है? तो वो ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद में देखिएगा कि आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो कि रेफरी पैनल में शामिल हुई थी, तो जीएस लक्ष्मी। तो ये दो प्रश्न आपको एम्पायरिंग से संबंधित और भी बताए हैं। लेकिन एक बात और समझिएगा, अभी तक हमने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में बातें नहीं करी है, तो अब कर लेते हैं। चलिएगा, ये आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। उसके साथ साथ में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है नेनंद लेलोविक है नाम पूरा, थोड़ा सा क्योंकि इंग्लिश का होता है तो इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय जो है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये सारी बातें आपको यहां से पहले प्रश्न से जानने को मिली है। तो इतनी सारी जानकारियां जो है वो आपको पहले प्रश्न से मिली। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है? देखिएगा, दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि सेहत भी कैसे है? SEHAT, ये एक ओपीडी पोर्टल है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन ऐसे व्यक्ति बने हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि ये सेहत ओपीडी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है? तो देखिएगा, यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आपने बताना है कि किसने ये सेहत ओपीडी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है। तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने इसका अनावरण किया है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब देखिएगा, एक जानकारी और समझ लीजिएगा भैया, 3 जो प्रश्न ऑप्शन बचे हैं। रामविलास पासवान कौन है? कौन सा मंत्रालय है उनके पास? तो उनके पास उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। किसके पास? रामविलास पासवान के बाद। उसके बाद में देखिएगा कि थावरचंद गहलोत के पास कौन सा मंत्रालय है? तो वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। उसके बाद में देखिएगा महेंद्र नाथ पांडे कौन है? तो वे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। तो ये जानकारियां तो हमने केवल और केवल कहां से मिली? ये जानकारियां तो हमने केवल और केवल विकल्पों से मिली है। अब विकल्प के बाद बात आती है, हम बात करते हैं प्रश्न की। तो देखिएगा, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये ओपीडी शुरू करी गई है, ये सेहत ओपीडी पोर्टल शुरू किया गया है। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है कि जो सेवारत सशस्त्र बल हैं, जो सेवा वर्तमान में कार्यरत हैं, जो कि सशस्त्र बल के सैनिक, जो कर्मचारी, उनको, उन सभी कर्मियों को और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। टेलीमेडिसिन सेवाएं जो कि स्वास्थ्य संबंधी है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब मैं आपसे बात करता हूं
कि सेहत का मतलब क्या है। सेहत फुल फॉर्म के सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, ये हुई इसकी फुल फॉर्म। बात कर लेते हैं कि ये जो है ये उन्नत और सुरक्षा सुविधाओं के साथ में अंतिम संस्करण है। अंतिम संस्करण है मतलब इससे पहले भी इसके संस्करण आ चुके हैं। तो कब आया था? सबसे पहले इसका संस्करण अगस्त 2020 में आया था। जो अब लॉन्च किया है ये इस अगस्त 2020 में लॉन्च किए हुए का अंतिम संस्करण है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बताई है। बात कर लेते हैं इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? आगे है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ जाता है। तो 3 नंबर प्रश्न क्या है? अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा करी गई है? किसके द्वारा अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये करी गई है? तो किसके द्वारा करी गई? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि किसके द्वारा अभिभावक जो मंत्री हैं इनकी नियुक्ति करी गई है। तो यहां से आपका ऑप्शन रहेगा हेमंत बिश्वा शर्मा, हेमंत बिश्वा शर्मा। लेकिन 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों के चारों ही मुख्यमंत्री हैं। कहां के? कोनराड संगमा कहां के मुख्यमंत्री हैं ना? हाँ, मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। नेफ्यू रियो कहां के मुख्यमंत्री? नागालैंड के। प्रेम सिंह तमांग कहां के मुख्यमंत्री? सिक्किम के। हेमंत बिश्वा शर्मा कहां के मुख्यमंत्री? असम के। तो ये 4 तो हमने मुख्यमंत्रियों को पढ़ लिया है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा ये जो अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति है ये करी गई है। इसके द्वारा क्या होगी कि जो आपका असम राज्य है इसमें 34 के 34 जिलों में 13 अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति करी है। 13 अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति करी है। इससे पहले क्या हुआ था? कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे बताया था कि बोडोलैंड परिषद की स्थापना भी करी गई थी असम में। बोडोलैंड परिषद की स्थापना जो कि असम के 4 राज्यों के लिए अलग से परिषद बनाई गई थी और ये 4 राज्य असम राज्य का कुल 11% भूभाग को शामिल करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। एक प्रश्न और भी यहां से आता है कि असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी जो है वे वर्तमान में असम के राज्यपाल है, गवर्नर हैं। तो ये सारी बातें आपको मिली। अब आप चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि सीएसएस कोर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वे कौन बने हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वे कौन बने हैं? तो देखिएगा यहां से आप लोगों ने बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि अब सीईओ बने हैं सीएसएस कोर के। तो कौन बने हैं? तो अभी बने हैं सुनील मित्तल। सुनील मित्तल जो है वो आपका आंसर एकदम यहां से सही रहेगा। कैसे? तो कैसे पढ़ने से पहले 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। गोपाल विट्टल जो है वे भी सीईओ है। किसके? वे भारतीय एयरटेल के सीईओ है। उसके बाद जो प्रवीण कुमार पुरवार है वे भी सीईओ है। किसके? बीएसएनएल के। उसके बाद पेक्का लैंडमार्क वे भी सीईओ है। नाम आदमी का नाम है पेक्का लैंडमार्क। कहां के सीईओ है? तो वे नोकिया कंपनी के सीईओ है। ये तो हमने ऑप्शन से जानकारियां पढ़ी। उसके बाद आइएगा आप प्रश्न की तरफ कि जो सुनील मित्तल बने हैं जो कि सीएसएस कोर के अब सीईओ बने हैं यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, सीईओ बने हैं। अब उनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो अब मई है लेकिन जून और जुलाई 1 जुलाई से उनका कार्यकाल शुरू होगा। और इससे पहले वो किस पद पर थे? तो इससे पहले वे सीएसएस कोर के ही मुख्य परिचालन अधिकारी के पद पर थे जो कि अब क्या बना दिए गए हैं? अब इसके सीईओ का कार्यभार संभालेंगे 1 जुलाई के बाद से। उसके बाद उन्होंने स्थान किनका लिया है? तो मनीष टंडन के स्थान पर उन्होंने नियुक्ति करी गई है सुनील मित्तल की। ठीक है, अब देख लीजिएगा सीएसएस से एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट ध्यान में आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तो ये सारी जानकारियां है जो कि आपके सामने यहां से इस प्रश्न से आपके सामने आती है। अब आपकी स्क्रीन पे आता है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा ऐसा राज्य, भारत देश का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम जो है ये लागू किया है? कौन सा ऐसा राज्य है? तो ऐसा कार्य करने वाला जो राज्य है वो कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ऐसा राज्य बना है जिसने की
अब अपने राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम पारित किया है आगामी 6 महीने के लिए। आगामी 6 महीनों के लिए ये पारित किया गया है। क्या है जानकारी, पहले ये पढ़िएगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये अधिनियम लागू किया गया है। मैंने आपसे कहा कि कितने दिनों के लिए, 6 महीने के लिए। अब समझिएगा ये क्या है, नाम से समझिए, आवश्यक सेवा रखरखाव के जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके कर्मचारी जो हैं वो 6 महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके रेलवे, हवाई अड्डे, टेलीग्राफ जैसी आवश्यक सेवाओं में जो कर्मचारी है वे डोक, इसके साथ साथ में डाक, ठीक है, तो ये कर्मचारी जो हैं ये अब हड़ताल नहीं कर सकते हैं आगामी 6 महीनों के लिए। उसके बाद देख लीजिएगा, अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य ने घोषणा करी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने तो 5 घोषणाएं इससे पहले भी करी गई। 5 कौन कौन सी योजनाएं इससे पहले लागू करी थी? तो सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, दूसरी यूपी स्कॉलरशिप योजना के जो अच्छे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना। तीसरी कौन सी है कि उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के जो श्रमिक थे जो लॉकडाउन के से परेशान हो रहे थे उनको कुछ क्षतिपूर्ति देने के लिए। अगली कौन सी थी? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। उसके बाद यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। तो ये सारी योजनाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य है इसने पहले शुरू कर रखी थी। ठीक है, समझ में आई होगी बात। उसके बाद में 5 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं और 5 प्रश्न जैसे ही हमारे समाप्त होते हैं हमारे सामने आता है आज का प्रश्न। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिएगा कि गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक घोषित किया गया है? और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ये सप्ताह की घोषणा करी जाती है ये 7 दिन का नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि 7 दिन का ही हो, 5 दिन का भी हो सकता है, 6 दिन का भी हो सकता है, 7 का भी, 8 का भी। तो अब आपने इसका जो सही जवाब है वो आपने कमेंट करके बताना है, कमेंट करके आपने बताना है। जिसके बाद मैं आपके सामने लेके आता हूं कल का प्रश्न। कल मैंने आपसे पूछा था कि बार्कलेज ने विश्व वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है? तो 7.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे बढ़िया जवाब किसने दिया? सबसे बढ़िया जवाब दिया है प्रियंका गुप्ता। प्रियंका गुप्ता ने सबसे बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2021-22 के लिए भारत की जो जीडीपी है इसका अनुमान लगाया गया है 7.7% वृद्धि। ठीक है, अब देश में आगे जो है कोविड महामारी की तीसरी लहर से भी प्रभावित है, जिसके कारण कम से कम जो लागत है, आर्थिक लागत, ये 42.6 बिलियन तक बढ़ सकती है। ये मानते हुए इस साल के अंत में ये सारी और भी कमी करी गई है भारत की जीडीपी में। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि बताई गई है। मुख्य रूप से इसमें एक बात और भी देखने की है कि इसके पास 1.94 ट्रिलियन की संपत्ति थी 30 जून 2010 तक। ठीक है, जो कि दुनिया भर के बैंकों का तीसरा सर्वाधिक है। ये दूसरे उसके बारे में फोर्ब्स पत्रिका के बारे में बताई गई। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बताई हैं। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार, ये इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया है वे है अमर्त्य कुमार सेन, या सिंपल सा हम कुमार को हटा के उनका नाम कहते हैं अमर्त्य सेन, उनका नाम लेते हैं। ठीक है, लेकिन उनका पूरा नाम है अमर्त्य कुमार सेन। अब मैं आपके सामने जो चीजें लेके आया हूं वो ये है कि अमर्त्य कुमार सेन कौन है? वे है भारतीय अर्थशास्त्री। और अगर मैं आपसे बात करूं उन्हें क्यों पुरस्कार दिया गया, तो ये उनके अकाल पर उनके शोध, मानव विकास के लिए उनके सिद्धांत, अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ उनकी लड़ाई को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। समझ में आई बात? अब मेरी बात समझिएगा कि अगर अमर्त्य सेन का नाम आता है तो उन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इस पुरस्कार को, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमर्त्य सेन जो थे वो केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे 1998 में जब उन्हें यह दिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये ऑस्ट्रियस फाउंडेशन
स्पेन की ओस्टूरियस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ साथ में 50,000 यूरो की धनराशि भी दी जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, साथ में सर्टिफिकेट भी दी जाती है। तो ये सारी बातें जो थी ये मैंने इस प्रश्न से आपको बताई है, ठीक है। उसके बाद आइएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है? एनआरआई ग्राहक वर्ग, जो एनआरआई लोग हैं जो भारत से बाहर रहते हैं, उन एनआरआई ग्राहक वर्ग के लिए खाता खोलने के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करी है। और इस ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? पहला बैंक देश का कौन सा है? तो बताइएगा पहला ऐसा बैंक कौन सा है? तो जो पहला बैंक बना है वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 में स्थापना करी गई थी। एमडी सीईओ की बात करें तो मुकेश कुमार जैन जो हैं वे इसके एमडी और सीईओ हैं। बात करता हूं मैं आपसे इलाहाबाद बैंक की। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। एमडी सीईओ कौन है? तो मल्लिकार्जुन राव, ठीक है। अब आखिरी ऑप्शन है आंध्रा बैंक। स्थापना कब हुई? 1923 में। एमडी सीईओ कौन है? तो जे पैकेरिज्मल जो है वे इसके एमडी और सीईओ हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने लेके आया हूं। अब अगला प्रश्न आइएगा, इस प्रश्न की और जानकारी देखिएगा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, ये जो अब ग्राहक जो खाता खुलेगा ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से खुलेगा, जो कि ग्राहक घर बैठे आप मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं इसमें, या फिर आप लैपटॉप के द्वारा भी इसे कर सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ग्राहक जो है वे म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो प्रबंधन होता है इनका लाभ भी ले सकेंगे। पोर्टफोलियो और साथ साथ में जो म्यूचुअल फंड्स हैं इन सबको भी इक्विटास स्मॉल बैंक ने सुविधाएं दी है। अब मैं बात करता हूं, देखिएगा यह इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके एमडी और सीईओ कौन है? वासुदेवन पीएन। मुख्यालय कहां पे है? चेन्नई में। स्थापना कब हुई थी? 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैं आपको यहां से इस प्रश्न से लेके आया हूं। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने की घोषणा करी गई है, जो कि कौन बनेंगे? अभी ये बनेंगे एनडीजेसी। एनडीजेसी जो है वे अब अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनेंगे। एनडीजेसी जो है वो आपका राइट आंसर है, एनडीजेसी, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं, देखिएगा बाकी जो 3 है वे भी सीईओ है। कहां के हैं? कुणाल बहल, वे स्नैपडील, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं स्नैपडील, इसके सीईओ हैं, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। 2010 में हुई थी। बात करता हूं मार्टिन स्केबोवरे कौन है? वे OLX के सीईओ हैं, जो कि आप सेकंड हैंड सामान खरीदते बेचते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। बात करता हूं सदाशिव नायक कौन है? वे अध्यक्ष और सीईओ हैं, किसके? बिग बाजार के हैं। बिग बाजार की स्थापना की बात करूं तो 2001 में बिग बाजार की स्थापना करी गई थी। अब इस प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न में कहा कि एनडीजेसी जो है वे अब अमेज़न के सीईओ बनेंगे और वे वर्तमान में किस पद पर है? तो वे वर्तमान में अमेज़न वेब सर्विस के ही सीईओ हैं, जो कि इसी के अंतर्गत एक संस्था आती है। वे 5 जुलाई को इसका पदभार संभालेंगे। 5 जुलाई को अमेज़न के सीईओ का पदभार संभालेंगे। अब 5 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा 5 जुलाई को ही, क्योंकि 5 जुलाई को इसकी स्थापना भी हुई थी, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, उन्होंने किनका स्थान लिया? जेफ बेजोस। अब यहां आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि जेफ बेजोस कौन है? वे तो वही व्यक्ति हैं जो कि विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति है। कल परसों की बात में मैंने बताया था, ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने यह घोषणा करी थी कि जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो कौन है? वे है जेफ बेजोस, जो कि जिनकी संपत्ति 189 बिलियन डॉलर है, सबसे ज्यादा है। समझ में आई ना बात? उसके बाद जो जेफ बेजोस हैं वे कार्यकारी अध्यक्ष इसके बने रहेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए अभी मैंने कहा था कि 5 जुलाई को ही, क्यों? क्योंकि 5 जुलाई को ही अमेज़न की स्थापना भी हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और अब एक प्रश्न और भी आपके सामने, नवा प्रश्न देखिएगा
कि यूनाइट अवेयर नाम की एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इससे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किनके लिए लॉन्च किया गया है, तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक जो हैं उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है। बात करते हैं पूरी जानकारियां, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले नौसैनिक भैया, नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं, वे है एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना के एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना के राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और अब हम बात करते हैं कि ये इस परियोजना पर कुल खर्च $1.64 मिलियन, ये जो परियोजना है इस पर कुल खर्च होगा $1.64 मिलियन, ये जानकारी मिली। उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो के नागराज नायडू। साथ साथ में एक और प्रश्न देखिएगा, शांति और अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, जीन पियरे लैक्रोइक्स जो हैं वे इस पद पर हैं। उसके बाद में आज का आखिरी प्रश्न क्या है कि निवेश कोष पर एक विशेष समिति का गठन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही रहेगा। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, स्थापना हुई थी 1969 में, अध्यक्ष कौन है, के शिवान। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। उसके बाद में बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर। साथ साथ में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापना हुई थी। डीजी कौन है, महानिदेशक कौन है या डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडेनम जो है वे इसके डीजी हैं। उसके बाद में बात करते हैं, देखिएगा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के द्वारा इस समिति का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में, तो ये है नीलेश शाह, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। और अगर मैं बात करूं नीलेश शाह कौन है, तो वे कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के कौन है, प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये समिति जो है ये वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की समग्र रूप से विश्लेषण करेगी, समीक्षा करेगी, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इसको शॉर्ट में कहना चाहूं तो इसका पूरा नाम है IFSCA, ये हुआ इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब मैं बात करता हूं IFSCA की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। समझ में आई बात। अब अगर इसकी बात करें कि कहां पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहा, तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में ये स्थित है। तो ये थी आज की कुछ जरूरी करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की जो सीरीज है ये समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को जोड़े, शेयर करें चैनल को। पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं सभी इन ग्रुपों में जाकर के, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां थी आज की वीडियो से। उम्मीद है आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।